के देखें, इनकी वैक्सीनेशन है, इनका जो है बॉडी का आप डाइट का ख्याल रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें आप इन चीज़ों का, और डायग्नोज करें उनकी चंद चीज़ें फीचर्स हैं इसकी। जैसे हाँ, अब देखिए टीबी के लिए हम ये देखने के लिए हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि टीबी जो में खांसी होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि टीबी सिर्फ खांसी की हो, सिर्फ सीने तक महदूद हो। टीबी मुख्तलिफ जगहों की होती है, टीबी पेट की भी टीबी होती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हेलो, अच्छा, आई थिंक लाइन में कोई प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब। टीबी जो होती है सिर्फ सीने की नहीं, देखिए एब्डोमेन की, पेट की टीबी होती है। अच्छा। उसमें बच्चों को यूजुअली डायरिया होता है, मोशन होते हैं। उसकी पहचान ये है कि अनकंट्रोल डायरिया होगा फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, तो हम उसमें ये देखेंगे कि वो जो आम दवाइयाँ दी जा रही हैं, पेरेंट्स आ कहेंगे या ट्रीट नहीं हो रहा है। हाँ। तो वो हम डायरिया को, ऐसे डायरिया को हम टीबी को इंक्लूड करके टेस्ट कराते हैं। डायरिया की बात की तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि डायरिया जो वायरल होता है वो कितना अरसा कंप्लीट करता है, कितने डेज होते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी खूबसूरत एक बात बता दूं, जितने भी वायरल डिजीज के, रोटा वायरस या दूसरे वायरस की डिजीज जितनी भी हों, वो चेस्ट की हों, वो पेट की हों, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज कहलाती हैं। ये अपने आप खत्म हो जाती है। इनके टीम पीरियड होते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन, ये इनके टाक अदाद होते हैं इनके यूजुअली। तो ये उसी हिसाब से ये चले जाए, सेल लिमिटेड होती है। एक्चुअली हमें वायरल डिजीज में कॉम्प्लिकेशन को जो होती है उनको प्रिवेंट करना होता है, तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन आप जिनको रोटा वायरस या वायरस समझने के, ऐसा नहीं वो टीबी का वायरस, वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस का हो। ट्यूबरकुलोसिस का जो डायरिया होता है वो भी अनट्रीटेबल होता है, वाट इज लाइफ होता है, और वो भी डायग्नोस थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन डॉक्टर उसकी डायग्नोस कर लेते हैं। इसी तरह की देखिए बहुत सी चीज़ें, बाद से कानों में दर्द है, बाद से आप बोन ही दर्द है, हड्डियों में दर्द आ रहा है। हाँ। यानी कमर में दर्द है। अब कमर का दर्द देखिए ऐसा है कि आपको टीबी की तरफ जहन ही नहीं जाएगा, बिल्कुल है, लेकिन टीबी होती है, पॉट डिजीज कहलाती है। अच्छा। स्पाइन डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस की होती है। समझे ना, हम नहीं समझ पाते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बीमारी को इतना इजी नहीं लिया। अच्छा, लेकिन ये ट्रीटेबल है या? ये बिल्कुल 100% ट्रीटेबल है। 100% है। अर्ली डायग्नोस करें, आप इसका ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट में मैं आपको बताऊंगा इसके कि ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। किस एज तक बच्चों के अंदर ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही होती है कि ये चीज हो सकती है? किस एज से स्टार्ट हो सकती है बीमारी? तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है सब में, इसलिए कि फर्स्ट डे ही हम जो फर्स्ट सेकंड डे पे हम ट्यूबरकुलोसिस का वो लगा देते हैं। अगर हम वैक्सीन लगा देते हैं बच्चे को टीबी की, तो फिर भी ये चीज हो सकती है? वैक्सीन फेलियर हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन जिनको वैक्सीन लगा दी जाती है यूजुअली उनको काफी हद तक 85% से 90% सेफ हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी भी हमारे गाँव देहात वगैरह इस तरफ जो है अभी ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। कॉल है जी, कौन है हमारे साथ? देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? जी, लाहौर से सोहेल बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? जी सोहेल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सही है। वो आज प्रोग्राम का दिख रहा है, वो ये होता है कि ना लव मैरिज में हो रहा था जी। लव मैरिज में ये प्रोग्राम हो रहा था। मुझे एक्चुअली लव मैरिज और अरेंज मैरिज भी है, दोनों। आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि मेरी लव मैरिज में। अच्छा, आई थिंक लाइन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था आवाज। आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि किस एज से ये चीज स्टार्ट हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। अब बच्चे, मैंने कहा ना, फर्स्ट सेकंड डेट से भी स्टार्ट हो जाते हैं। बाद बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पैदा होने के बाद फिश पड़ जाते हैं उनको। हाँ। और वो जो फिश पड़ जाते हैं और जो कहीं कन्वर्जेंस हो गए, बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स हो गए और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, डायग्नोसिस उस स्टेज पे बड़ी ज़्यादा मुश्किल से होती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये अनकंट्रोल फिट जो होते हैं, जब हम एडमिट करते हैं और जब ये CSF वगैरह हम इनका लेते हैं, तो इनको ट्यूबरकुलोसिस निकल आता है और टीबी मेनिंजाइटिस हो जाता है। अच्छा। होता है, ये बिल्कुल नीशल में हो जाता है ये। हाँ। तो हमें ये चाहिए कि इस बीमारी को किसी भी स्टेज पे हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हम इसको कंसिडर करें। ये है सीरियस है, मगर ये इतना सीरियस नहीं है अगर आप उसको ट्रीट कर लें वक्त के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये इजी हो जाता है। हमें सिर्फ ये डायग्नोज करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अनकंट्रोल हो रही हो, या कोई ऐसी बीमारी जो आप समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म है, देर तक चल रही है, हमें टीबी को ध्यान में सबसे पहले लाना चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चों के अंदर टीबी का हो जाना तो पूरी फैमिली का डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे एक तो खैर टीबी का नाम सुन के डर लग जाता है कि यार टीबी,
और फिर अगर बच्चों के अंदर ये चीज हो रही है तो फिर तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। तो बिल्कुल उस सही वक्त कह रही हैं। फैमिली को अपना क्या रोल अदा करना चाहिए, फैमिली को किस तरह से उस बच्चे को डील करना चाहिए? बिल्कुल, अब देखिए ये जो बीमारी जो होती है ये एक चांस से कंटेजियस डिजीज में कहलाती है, यानी फैलने वाली बीमारी ही होती है ये। चूंकि इसमें जो मैंने बताया कि जो कफ होते हैं, जो खांसी होती है, उसके अंदर किसी वक्त भी बाद औक़ात जो होता है वो हमें खून नज़र आता है खांसी के अंदर, बाद औक़ात हमें इतना ब्लड नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें जर्म्स होते हैं वो। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम थूक रहे हैं या जो बच्चा थूक रहा है उसको फ़ौरन मिट्टी डाल दिया जाए या फ़ौरन उसको डिज़ोल्व करा दिया जाए। हम इन चीज़ों को देखें, उसकी हेल्थ को हम देखें कि बच्चे की हेल्थ क्यों नहीं इम्प्रूव कर रही है, बच्चे की एपेटाइट जो है ग़िज़ा क्यों नहीं बन रही है। जैसे हाइट के ऊपर आप बात कर रही थी बीच में कि हाइट नहीं हो रही है बच्चे की, वेट नहीं बच्चा गेन कर रहा है, टीबी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। अच्छा, जी हाँ, इन ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें इनको भी नज़र में रखना चाहिए। फिर इनके टेस्ट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बड़े सिंपल टेस्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि जो बीमारी, यानी फर्स्ट करें डायरिया हो रहा है तो हम डायरिया के हवाले से टेस्ट कर लेते हैं, सीना है तो हम एक्सरे ले लिया हमने और दूसरी चीज़ें टेस्ट कर ली, CPSR ले लिया। इसी तरह हमने दिमाग का, तो दिमाग का कैट स्कैन कर लिया हमने। पीछे अगर हमने स्पाइन है तो हमने स्पाइन के एक्सरे करा लिए। हमें तब्दीलियां महसूस होती हैं और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है। ये जैसी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस की डिटेक्ट होती है हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के ट्रीटमेंट में और बड़ों के ट्रीटमेंट में खासा फ़र्क नहीं है, बच्चों की मेडिसिन ज़रा कम होती है लेकिन ड्यूरेशन इसका होता है। ड्यूरेशन में हमें मुख्तसर में बता दूँ कि ये स्टार्ट जो होता है ये 4, आज लेटेस्ट में उसके हिसाब से बता देता हूँ कि 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का इसका ड्यूरेशन होता है, लेकिन मिनिमम हम 6 to 9 मंथ ले लेते हैं ये। लेकिन हर डिजीज की अकॉर्डिंग टू होती है। मिसाल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस जो सीने की होती है हम 6 to 9 मंथ लेते हैं। इसी तरह जो स्पाइन की होती है या मेनिंजाइटिस होती है हम 18 मंथ्स टू लेते हैं, यानी 2 साल तकरीबन 18 to 24 मंथ्स लेते हैं। इसी तरह के पेट की बीमारियां होती हैं हम उसी हिसाब से लेते हैं। कभी ये ना सोचे, यानी पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, लाजिम पेरेंट्स जो हैं, वो ये बात को ना सोचें कि इतना लंबा ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैं ये समझता हूँ लंबा या छोटा ट्रीटमेंट की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप मुकम्मल करें, आपका बच्चा मुकम्मल सेहतयाब होना चाहिए। शुरू के 3 से 4 महीने के अंदर बच्चा आपका बिल्कुल रिकवर्ड हो जाता है। बाकी जो मेडिसिन दी जा रही होती है वो उसको इम्प्रूव कर रही होती है, वो आप देते रहें हम उसको। जो लोग फुल कोर्स करते हैं उनमें फेलियर नहीं होता है और यूजुअली वो रिपीट नहीं होती हैं। वरना बीमारियों का हमारे यहाँ जो एक आपने जैसे मैंने बताया कि दोबारा ये क्यों बढ़ी है टीबी, इसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट फेल्यूर है। दूसरा ये होता है कि हम पेशेंट जो होता है वो पूरा ट्रीटमेंट ही नहीं लेता है, तो वो उसको चाहिए कि अवेयरनेस के साथ नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे नेक्स्ट वीक भी। थैंक यू सो मच कि आप आए। और अभी हम जाएंगे जी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे। मैं बात कर रही हूँ ताहिर जतोई साहब की, वो हमारे साथ होंगे। यकीनन आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, हमारे गेस्ट कॉर्नर में होंगे। और आज हमने जो बात करी वो टीबी के ऊपर बात करी है। अगर अल्लाह ना करे कि आपको लगता है कि आपको ऐसी जो डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स बताए, अगर आपको कुछ फीलिंग्स आ रही हैं तो टेस्ट करा लें। मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, उनसे ड्राई लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम उस वक्त स्टार्ट होती है जब हम लोग घर में बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बीमारियाँ बढ़ी, हम लोग घर में बैठे रह जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रही हूँ है ना? चलिए ठीक है, हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आप फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बताइए कि लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिजेस? जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। आज आप सबको अपने एक्सपीरियंस याद आ रहे होंगे क्योंकि हमने आपको टॉपिक इतना मजेदार दिया है कि बताइए कि लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिज। वैसे मैं एक बात बताऊं, जो लोग लव मैरिज करते हैं ना वो कहीं ना कहीं तो सबके सामने बोलते हैं नहीं जी लव मैरिजेस बहुत अच्छी होती है, अंदर कभी होता है यार अगर अम्मा अब्बा की बात मान लेते तो ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये दोनों में चलता है, आई थिंक अरेंज मैरिजेस वालों में भी चलता है और लव मैरिज वालों में भी चलता है। खैर यही तो जिंदगी है और इसी तरह से जिंदगी गुजारना है। और इस वक्त हमारे जी गेस्ट कॉर्नर में और हमारे साथ बहुत ही अच्छे से गेस्ट हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ना एक होता है कि अच्छा जी ये तो बड़े ही सोबर से और बड़े ही लाइक बड़े इनकी पर्सनैलिटी इसी तरह की। और हम लोग ना लोगों को ना एक्ट्रेस को ना वो रिलेट कर जाते हैं, अपने आप को ना ओन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका भी कुछ यही हाल है। अभी जब मैं ब्रेक से पहले इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आप हंसते भी हैं ना, तो कहने लगे नहीं मैं ये पता नहीं क्यों ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है मेरे साथ कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही ज्यादा चला जाता हूँ ना। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे ताहिर जतोई साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा क्यों होता है कि पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की बन जाती है कि लोग फिर आपको उसी तरह के कैरेक्टर्स दे रहे हैं और उसी तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है जी। मैं इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया मेरे लोग शायद ऐसे हैं
कि लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं नेगेटिव, इंटरनली मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव करूँ, लेकिन वो कहते नहीं जी आप ज्यादा अच्छे लगते हैं नेगेटिव में। हाँ, कैसे हैं ताहिर साहब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। कैसी सुबह हुई आपकी? सुबह अच्छी रही, बहुत अच्छी। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन है या लेट? नहीं, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन इनफैक्ट रात को मैं सोया ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि मेरी अम्मी की सुबह फ्लाइट थी, उन्हें जाना था दुबई, तो मैं अच्छा। छोड़ के तैयार होकर यहीं आ गया। अच्छा अच्छा। और वैसे रात की नींद लेना बहुत जरूरी होती है, बहुत बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल। और अगर आपकी रात की नींद ना पूरी तो आपको पूरा दिन अपना डाउन फील हो रहा होता है ना? आप सही कह रहे हैं। हाँ, सही। अच्छा, आज हमने टॉपिक दिया लोगों को कि लव मैरिजेस ज्यादा फायदेमंद होती हैं या अरेंज मैरिजेस, आपको क्या लगता है? पहले तो ये बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि मैरिज फायदेमंद होती है या नहीं। अरे हाँ, ये लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, है ना? बिल्कुल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इत्तफाकिया तौर पे कह लें या गैर इत्तफाकिया कह लें, मैंने अभी तक ये लड्डू खाया नहीं। आपने अभी तक लड्डू नहीं खाया? नहीं खाया। तो आपको इंतजार है इस लड्डू का? पता नहीं, मेरी अम्मी को तो बहुत है, मुझे शायद इतना नहीं हो। लेकिन बहरहाल मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, आई एम स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ गॉड, कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये चीज लिखी हुई होती तो शायद बहुत पहले हो जाती, और अब भी कोई बाईद नहीं है कि तो ये कोई प्लान है कि नहीं शादी नहीं, करनी? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं करनी जी, क्यों ना करने का। तो यानी कि अभी हैं, हम कह दें कि जी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप वैकेंसी बता देते हैं कि वैकेंसी खाली है, जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि लव के साथ अगर अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप पसंद करके अपनी फैमिली के कंसेंट के साथ अगर वो चीज करें तो ये अप्रोप्रिएट है। और जब दोनों चीजों की, माँ बाप की और अपनी राय एक साथ मिल जाती है, मेरा ख्याल है ज्यादा कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर वेब टीवी एंड सुबह बखैर पाकिस्तान। सुबह बखैर पाकिस्तान। कौन बात कर रहे हैं? कलीम अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी कलीम साहब, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो बड़े आप खुशी के साथ में आज ये ताहिर साहब जो है, इनको देख के बस फूले नहीं समा रहा हूँ कि हमारे वतन में भी ऐसे प्यारे प्यारे लोग और ऐसी प्यारी प्यारी पर्सनैलिटियाँ मौजूद हैं। थैंक यू जी। और इसमें अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, और यकीन करें कि ये टैलेंट जो है इसको देख के खुशी से फूल जाता हूँ। ताहिर साहब से कोई बात कर सकता हूँ? जी जरूर बात करिए ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। ताहिर भाई, अभी आपने कहा ना कि आप एक, वो तो हम समझते हैं, लेकिन आपकी कामयाबी मैं समझता हूँ कि ये क्या कम कामयाबी है कि आपको लोग जो है बुरा समझते हैं? हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर इससे अच्छी कोई बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती। तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। और ये मैं एक सीरियल किया था, मुझे याद है, तो वो जब भी चलता था तो मेरे तमाम दोस्त और कुछ लोग कहते थे कि मेरी स्क्रीन पे आते ही घर की खवातीन कहती थी लो मनूस आ गया। तो नहीं आप तो, और यकीन करा अभी आपको मैं देख रहा हूँ तो मैं अभी मैं उम्र के स्टेज पे हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ सारा दिन, अपने बच्चों को देखता रहता हूँ। बस आपको देखकर इतना मुझे आप पर प्यार आ रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और आप इसी तरह एंटरटेन करते रहे पाकिस्तान को और तमाम लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ही नहीं चाहते कि ये आपकी कलीम साहब, आप ही नहीं चाहते कि थोड़े अच्छे से पॉजिटिव रोल्स में आए? क्यों नहीं आ सकते? तो बने बनाए हीरो है ना? हाँ, बने बनाए हीरो में कमी तो नहीं है। एक्टर तो होता ही वो है जो अपने आप को उस किरदार के अंदर ढाल दे। अगर एक समझ लें कि बदमाश के रोल में अगर वो आ गया तो वहाँ ताहिर नजर ना आए, वहाँ पे बदमाश ही नजर आए। जी बिल्कुल। और अगर हीरो है तो फिर वो एक हीरो नजर आए, फिर वो कोई ताहिर नजर ना आए। तो इसी को एक्टर कहते हैं, एक्टिंग किसे कहते हैं? नहीं, मैं कलीम साहब थोड़ा सी तस्दीक कर दूं आपकी कि मैं एज ए हीरो कर चुका हूं। मेरी जो एंट्री थी वो एज ए हीरो ही थी, और मैंने किया था दुख दरिया की सस्सी, एक ड्रामा था जी, उसमें मैं एज ए हीरो आया हूँ। और अच्छा, मुझे पता क्या, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं जब आपसे जब मैंने कॉल किया तो मुझे किसी ने कहा कि जी हमारे पास बैठे हुए हैं ताहिर जदोई साहब जी, तो यकीन करें मुझे हल्का सा दुख भी हुआ कि क्या हम अपने पर्सनैलिटीज को हम शनाख्त भी नहीं कर सकते? जी जी। तो हम लोग हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए आप जैसे लोगों को, और आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता भी हूँ और दुआएं भी करता हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क में इतना जबरदस्त टैलेंट है और ऐसी प्यारी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं। तो
बस यही कमी है हमारे अंदर कि हम अपनी थैंक यू चीज सो को मच पसंद नहीं सलीम साहब, करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा कि लोग वाकई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और लोग रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि यार क्या तुम हर वक्त नेगेटिव रोल करते रहते हो और क्या ये सब चीजें हैं? नहीं जी, एक्चुअली नेगेटिव